हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस के बाद हम पढ़ेंगे मेयोसिस। ये हमारा क्लास 11 का सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर खत्म हो जाएगा। माइटोसिस मेयोसिस ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, हर बार मतलब नीट एम्स किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो before enter into the mitosis we have to know about some basic things like what is chromosome, what is chromatin, what is chromatid। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुमको थोड़ा बहुत सेल के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि ये अगर आपको पता नहीं है सेल क्या है तो मैं थोड़ा यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो मदन लाल। ठीक है, बहुत ही गंदा फिगर है, तो ये मान के चलो तुम हो। तो तुम्हारे बॉडी में यहाँ पर तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा किडनी है, यहाँ पे तुम्हारा लंग्स है। ठीक है, तो ये सब एक एक ऑर्गन है। अगर ऑर्गन को तुम फ्रैक्शन कर दोगे, टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, तो वो बन जाएंगे तुम्हारे टिश्यू। अगर टिश्यू को और फ्रैक्शन कर दोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, तो वो बन जाएंगे सेल। तो हमारा बॉडी ये मतलब कह सकते हैं कि हमारा बॉडी ट्रिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। ठीक है, ट्रिलियन ट्रिलियन सेल, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। सेल देखने में कुछ ऐसा ही होता है, सर्कुलर टाइप। कुछ कुछ प्लांट का सेल ऐसे दिखने में होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप। ठीक है, हमारा एनिमल के केस में थोड़ा बहुत स्पेरिकल टाइप का होता है, और अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, जहाँ पर डीएनए क्रोमोसोम हमारा पड़ा रहता है। ठीक है, तो तुमको ये पता है कि डीएनए क्या है। डीएनए क्या है कि तुम्हारे सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो कोड करता है। लाइक तुम टॉल बनोगे या ड्वार्फ बनोगे, गोरा बनोगे या काला बनोगे, तुम्हारा नाक सीधा होगा या टेढ़ा होगा, ये सब तुम्हारा जीन, तुम्हारा डीएनए डिसाइड करता है। जीन क्या होता है? जीन एक पार्ट होता है डीएनए का, जो कि वही प्रोटीन कोड करता है, जो कि तुम्हारा गोरा होने के लिए या काला होने के लिए, उसी पार्ट को हम जीन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए में ना कोडिंग पार्ट भी होता है, नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है तुम्हारा। ठीक है, तो वो जीन मतलब वो डीएनए जो कोड करता है तुम्हारा कोई भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो तुमको दिखाई दे रहा है, या फिर कोई भी सेलुलर लेवल में काम जो हो रहा है, उसके लिए कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, उसको जीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमाटिन वर्सेस क्रोमोजोम ये क्या होता है ना, हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है, बहुत ही लंबा। ठीक है, और हमारा सेल बहुत ही टाइनी होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो भी और भी छोटा होता है। तो इतना बड़ा डीएनए को कैसे पैक करके रखें? तो पैक करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये ऑक्टामर होता है, इसका 4 सब यूनिट होता है, H2A H2B। ये देख लो, H2A H2B H3 H4, ये दो दो टाइम्स होते हैं, ऑक्टामर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर डीएनए हिस्टोन हो, नॉन हिस्टोन हो, जो भी प्रोटीन हो उसके साथ एसोसिएटेड होकर रहेगा, उसको बोलते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन में क्या होता है ना, सेमी कॉन्डेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए। ठीक है, ये थोड़ा बहुत, ये तुम्हारा खुल्लम खुला डीएनए पड़ा है, ये थोड़ा कंडेंस्ड हुआ, इसको बोलते हैं क्रोमाटिन। बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स मॉडल, मतलब माला के टाइप दिखाई देता है। देन फुल्ली कंडेंस्ड होने के बाद डीएनए कुछ इस तरह से दिखने को लगता है, क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम है ना, 46 क्रोमोजोम हमारे अंदर है, या फिर बोल सकते हो 23 पेयर क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम, ये सेंटर पार्ट जो है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंटर में है। और एक सेंट्रोमियर का दो क्रोमाटिन निकला है, दो आर्म देख लो, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। मगर सेंट्रोमियर एक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि दोनों के पापा एक है ना, तो सिस्टर बने। दोनों का सेंट्रोमियर एक है ना, तो इसलिए सिस्टर क्रोमाटिड।
मगर ये देख लो कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका क्रोमाटिड ये है, और एक क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 2, इसका क्रोमाटिड ये है। ठीक है, दोनों का सेंट्रोमियर अलग अलग है, पापा अलग अलग है, तो वो सिस्टर बन पाएंगे क्या? वो बनेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्रोमाटिड को क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमाटिन क्या होता है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पीछे आकर वीडियो और एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी आता है माइटोसिस। ठीक है, मैं सब ये सबको इरेज कर देता हूँ। माइटोसिस, सेल डिवीजन, या बोल सकते हो आप सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, और सेल साइकिल क्या होता है। आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो बच्चों कि सेल डिवीजन अगर नहीं होता ना, तुम आज होते ही नहीं। ठीक है, अगर सपोज मान लो कोई तुमको, मतलब जब शुरुआत हुआ ना, शुरुआत तो हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ था। ठीक है, उसका मतलब कैसे शुरुआत हुआ था, अर्थ कैसे आया था, क्या नहीं, इंसान कैसे पैदा हुए, वो सब इवोल्यूशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अच्छे तरह से। ठीक है, अभी के लिए ये जान लो कि अगर तुम्हारे सपोज तुम्हारे मामा और पापा है, ये तुम्हारा माँ, ये तुम्हारा पापा है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारा पापा, और ये बने तुम, यू। ठीक है, यू। अगर इन दोनों के अंदर रिप्रोड्यूस होने के बाद तुम बन रहे हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन होने के बाद तुम बन रहे हो, ये बेसिक सा चीज है। हमको पता है पापा से आता है क्या ना, स्पर्म। मामा से आता तो नहीं है, मामा के अंदर रहता है क्या ना, एग, ये स्पर्म, ये एग। देन क्या होता है ना, ये दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। देन जाइगोट क्या होता है ना, डिवाइड होता है, डिवाइड होकर होकर क्या बनता है, मोरूला बनता है। डिवाइड ऐसे बनकर, मतलब एक जाइगोट से दो जाइगोट, दो जाइगोट से चार मतलब सेल बनता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बन के मोरूला फॉर्मेशन करता है। देन ब्लास्टुला, देन गैस्टुला, देन उसका गैस्टुला होने के बाद उसका लेयर होता है, मतलब कौन सा मिडिल पोर्शन में हमारा क्या क्या रहेगा, हार्ट वगैरह या रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या रहेगा, बाहर साइड में क्या क्या रहेगा, वो डिसाइड होता है वो। देन ठीक है, तो ये जो डिवाइड हो रहा है ना, अगर सेल डिवीजन नहीं होता ना, अगर यहाँ पर कोई रोक देता, ठीक है, पहले बात तो सेल डिवीजन नहीं होता तो तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं आते। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसे किया कि मतलब मम्मी पापा तो है, मगर यहाँ पर कोई रोक लगा दिया कि ये जाइगोट फर्दर सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, तो तुम बन नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात, हमारे यहाँ पर छेद हो गया, ऊंड हो गया, कट हो गया। ठीक है, वो कुछ समय के बाद क्या होता है, जॉइंट हो जाता है। ठीक है, रिकवर हो जाता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता, वो भी नहीं हो पाता। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, हर दिन हमारा बहुत सारे सेल मरते भी है, बहुत सारे सेल मतलब पैदा भी होते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस सबको सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये जो कलेक्टिवली ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, उसको सेल साइकिल बोलते हैं। तो बेसिकली सेल डिवीजन क्यों होता है ना, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए। ये तुम्हारा है सेल। ठीक है, सेल के अंदर तुम्हारा है साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सेल को हम एक गांव समझ लेते हैं। गांव का मुखिया है न्यूक्लियस, सरपंच। ठीक है, वो क्या करता है ना, सभी जगह को इक्वली दिखता है गांव में। ठीक है, सभी जगह को इक्वली दिख पाता है, मगर जब
पॉपुलेशन बढ़ता है, ये ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्मिक रेशियो, या फिर मान लो लोग अपने 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, तो एक सरपंच से बात नहीं बना, तो सरपंच सोचा कि मैं क्या करूं, इसको स्प्लिट कर देता हूं। स्प्लिट करने के बाद इजी हो जाएगा मेरे लिए कि ये छोटा छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको अच्छे से संभाल पाऊंगा। तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो जब जब ज़्यादा होता है, ठीक है, तब तब सेल डिवाइड होता है। समझ में आया? आया या नहीं? जब तुम्हारा न्यूक्लियस, एक छोटा सा समझ लो, एक छोटा सा, ये एक बॉल है, ठीक है, इसके अंदर छोटा सा तुम्हारा क्या न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस तुमको मतलब ये बॉल को पूरा कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा। छोटे से न्यूक्लियस है, कंट्रोल कर दिया। एक बड़ा सा फुटबॉल है, इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो क्या सोचेगा कि ये अगर ये बड़ा सा फुटबॉल अगर डिवाइड होकर 2 हो जाए तो मैं इजीली संभाल पाऊंगा, कंट्रोल कर पाऊंगा। समझ में आया? देन आता है सेल साइकिल। ना सेल साइकिल क्या कहते हैं? सेल साइकिल को ऑल प्रोसेस कलेक्टिवली, इसका डेफिनेशन है ऑल प्रोसेस कलेक्टिवली हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो प्रोसेस कलेक्टिवली हेल्प करता है उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को अगर डिवाइड करें तो ये 2 फेज में होता है। एक होता है इंटरफेज, ठीक है, और एक दूसरा होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या होता है ना, यहाँ पर प्रिपरेशन चलता है, प्रिपेरेटिव फेज होता है। ये यहाँ पर मेन तुम्हारा क्या होता है, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। तो भाई प्रिपेयर करने के लिए ना ज़्यादा टाइम लगता है। डिवाइड तो ऐसे आरी लाओ, पूरा काट दो सेल को, समझ में आया? मगर उसके लिए आरी का मतलब क्या बोलूँ, उसको शार्पनेस होना चाहिए अच्छे से कट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, और प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है आज कंपेयर टू माइटोटिक फेज। हम इंसान के बाद मतलब मान लो अगर हमारा 24 आवर लगता है एक सेल को डिवीजन होने के, मतलब एक सेल से 2 सेल होने के लिए अगर 24 आवर लगता है, उसमें से 23 आवर हमारा इंटरफेज में होता है, मतलब प्रिपेयर करता है कि सेल को डिवाइड करना है, ठीक है। सेल डिवाइड करने के लिए बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है, उस प्रोटीन को भी वहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ पर तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, फिर जाकर तुम्हारा मेन डिवीजन होता है। तो माइटोटिक फेज वो बहुत ही कम टाइम लगता है, 1 घंटे में हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज भी, इसको और क्या बोलते हैं ना, रेस्टिंग फेज। क्यों? ये रेस्ट में रहता है, इसलिए नहीं, सॉरी मैं स्पेलिंग भूल लिख दिया। रेस्टिंग फेज ये नहीं कि ये रेस्ट में रह गया, रेस्टिंग फेज मतलब यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होता है, सेल नॉट डिवाइड। सेल डिवाइड कहाँ पर होता है ना, माइटोटिक फेज में। यहाँ पर प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। इन ह्यूमन केस, इन ह्यूमन इट टेक्स 23 आवर्स, ठीक है, और यहाँ पर माइटोटिक फेज ह्यूमन लेता है 1 आवर, जो कि ये है ग्रेटर देन 95% ऑफ टाइम, ये है तुम्हारा लेस देन 5% ऑफ टाइम। देन इंटरफेज भी, इंटरफेज तुम्हारा कुछ सब पार्ट में डिवाइड हुआ है, लाइक G1 S G2, ठीक है। तुम्हारा सेल साइकिल ऐसे चलता है, G1 देन G1 से S देन G2 देन M फेज, देन फिर से G1 देन S देन G2 देन M, ऐसे मतलब साइकिल में चलते हैं, ठीक है, ऐसे वे में चलते हैं सब।
अगर कोई पूछे कि G1 का डेफिनेशन बताओ, तो G1 इज द फेज प्लेस्ड बिटवीन M and S फेज। G1 स्टैंड्स फॉर गैप, ठीक है, ये गैप, G स्टैंड्स फॉर गैप 1। S सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या होता है ना, डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 गैप 2। अगर उस कोई पूछे तो G1 का डेफिनेशन बताओ, तुम बोल सकते हो G1 इज द फेज which placed between M and S phase। S phase का डेफिनेशन, S इज द फेज which placed between G1 and G2, and G2 का कोई पूछे ना, G2 इज द फेज which present between S and M phase। कोई रटने का जरूरत नहीं, बस ये सीक्वेंस याद रख लो तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। G1 में क्या होता है, G1 में क्या होता है ना, जनरली तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किसके लिए ना, which helps in the DNA replication। DNA replication के टाइम तुम्हारे बहुत सारे प्रोटीन जरूरी होता है, लाइक हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। मैं प्रोकैरियोट के बात बोल रहा हूँ, DNA या फिर तुम्हारा प्राइमेज, या फिर तुम्हारा DNA पॉलीमरेज 3, जो भी हो, ठीक है, वो सब चाहिए होता है। वो सब प्रिपरेशन सिंथेसिस वो G1 फेज में होता है। S फेज में क्या होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, मतलब अगर 2N होगा वो 4N हो जाता है। और गैप 2 में क्या होता है ना, पूरा माइटोसिस होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो प्रिपेयर करता है। मतलब माइटोसिस में जब से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके लिए जो जो प्रोटीन चाहिए होगा उसके लिए प्रिपेयर करता है। और देन एम फेज आता है जहाँ पर ओरिजिनली माइटोसिस होता है, ठीक है। तो तुम्हारा एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही डायग्राम दिया है, तुम्हारे एनसीईआरटी में बना रहा हूँ कुछ, एक मिनट, कुछ ऐसे ही डायग्राम दिया हुआ है। ये है तुम्हारा एम फेज, यहाँ से यहाँ तक। ये तुम्हारा है G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज, ये एम फेज भी सब डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, 10 से 12 घंटा तो यही लेता है, ठीक है। देन 8 घंटा के आसपास ये लेता है, ठीक है, 18 हो गया, ये 20 हो गया। देन 3 से 4 घंटा ये लेता है G2, देन 1 घंटा लेता है एम फेज होने में, ठीक है। तो ये चला गया हमारा, ऐसा ही कुछ तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम, देख लेना। तो आता है अभी क्या ना, तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा इंटरफेज। देन माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज में होता है तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये जो माइटोटिक फेज होता है ना, ये कैरियोकाइनेसिस में अंदर होता है, कैरियोकाइनेसिस। थोड़ा बहुत ये मतलब तुमको जानना जरूरी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जाने से पहले, कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म का डिवाइड जब होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है ना, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो वो क्या होता है ना, एक सेल होता है, देन फारो सृष्टि होता है, फारो ऐसे होता है,
ये तुम्हारा जुगोला है, ये न्यूक्लियस है, एन लिख देता हूँ, ठीक है। देन इसमें से 2 सेल बन जाते हैं, इसमें से 2 सेल बन गए, ठीक है। पहले था एक सेल, देन ऐसे स्क्वीज हुआ आउटर साइड से, देन डिवाइड हो गए 2 सेल में। समझ में आया? एक सेल था बड़ा सा सेल, ऐसे बाहर से अंदर मतलब अंदर ऐसे स्क्वीज हुआ, देन डिवाइड होके निकल गया। ये जो स्क्वीज होकर ये यहाँ पर जो कट होगा ना, इसको बोलते हैं फारो फॉर्मेशन। मगर प्लांट के केस में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल होता है, प्रेजेंट सेल वॉल होता है। एनिमल केस में एब्सेंट होता है सेल वॉल, तो इसीलिए हो गया। सेल वॉल क्या होता है ना, पूरा रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, ये सब फारो वगैरह मतलब फॉर्म नहीं कर पाएगा। प्लांट सेल दिखने में कुछ ऐसे ही होता है ना, ठीक है। वो क्या कर लेंगे ना, जब उनका डिवाइड के टाइम होगा, उनका ईआर गोल्गी सब आकर ऐसे असेंबल कर देंगे अंदर के साइड, ठीक है। ऐसे करके ये बन गया एक साइड, ये दूसरा साइड, तो यहाँ से कट हो जाएगा 2, तुम्हारा प्लांट सेल बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल प्लेट और सॉरी फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर होता है। किसका होता है ना, इसका जो प्लाज्मा होता है इसका फ्रैगमेंटेशन होता है, तो फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है ना, कैरियोकाइनेसिस यही होता है तुम्हारा जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको समझने के लिए मैं 3-4 गोला बना देता हूँ। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो ये तुम्हारा है प्रोफेज इनिशियली, देन प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज, देन आता है मेटाफेज, देन आता है एनाफेज, देन फाइनली आएगा टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है ना, क्रोमाटिन तुम्हारा ऐसे बिखरा होकर पड़ा होगा रैंडमली, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रियोल भी तुम्हारा होगा, जहाँ से तुम्हारा स्पिंडल फाइबर निकलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा सेंट्रियोल है। ये तुम्हारा कुछ प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड डीएनए, तो इसको बोल सकते हैं हम क्रोमाटिन फॉर्म से ऐसे पैक होकर नहीं रहेगा, ऐसे बिखरे होकर पड़ा होगा, क्रोमाटिन। प्रोफेज में क्या होगा, जब मतलब टाइम बढ़ेगा, वो प्रोफेज का मतलब इनिशियल स्टेज में तो ऐसे रहेगा, कुछ टाइम के बाद इसका क्या होगा ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो है
ये सब डिसअपियर करेगा, ER गोल्गी सब डिसअपियर करेगा। ठीक है, ये डिसअपियर कर रहा है। डिसअपियर मतलब देखो इसके ये पूरा था, इसके अंदर होल हो गया, ये होल हो गया। ठीक है, डिसअपियर ऐसे कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डिसअपियर कर गया और थोड़ा थोड़ा DNA कॉन्डेंस्ड होना शुरू हो रहा है प्रोफेज में। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्म में आ रहा है और सेंट्रियोल जो है तुम्हारा ये मूवमेंट भी स्टार्ट कर लिया है अपना पोल के तरफ। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पोल की तरफ तुम्हारा मूव करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करता है, DNA कॉम्पैक्टेशन स्टार्ट होता है। DNA कॉम्पैक्ट स्टार्ट। मेटाफेज में क्या होता है कि दोस्त कि ये जो क्रोमोजोम फुल्ली कॉन्डेंस्ड होकर क्रोमोजोम तो बन जाता है और ये आकर इक्वेटर पोजीशन में ऐसे लाइन होकर खड़े हो जाते हैं। क्रोमोजोम आकर ऐसे लाइन होकर खड़े हो जाते हैं। हमारा 26 पेयर है ना, सॉरी 23 पेयर है ना, वो ऐसे आकर मतलब खड़े हो जाएंगे इक्वेटर पोजीशन में। यहाँ पर तुम्हारा सेंट्रियोल रहेगा। सेंट्रियोल से क्या निकलेगा ना, स्पिंडल फाइबर, जो कि जाकर उनके सेंट्रोमियर जो होते हैं, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सेंटर है, ये क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम का ये क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर। ठीक है, तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, सेंट्रोमियर में जाके कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये जाकर इससे कनेक्ट हुआ सेंट्रोमियर से, यहाँ से इधर। वैसे ही तुम कर लो अपना अपना फिगर। तो इससे कनेक्शन हुआ, ये कनेक्शन ये रहा तुम्हारा स्पिंडल फाइबर, इसको बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ये क्यों लगा, क्योंकि इनको मतलब क्या करना है, मतलब ऐसे फोर्स लगा के खींचना है। एक जो क्रोमोसोम है ना ऐसे क्रॉस होकर, तो इसको खींचना है। खींचने से क्या होगा ना, सेपरेट हो जाएगा, वो एक एक पार्ट चला जाएगा, इक्वली चला जाएगा हर एक पोल के पास। देन बीच से तुमको क्या कर देगा वो ना, डिवाइड कर देगा। तो ये सब पोल के तरफ खींचा जाएंगे, सेंट्रियोल की तरफ, ये बैक साइड में आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आनाफेज में कुछ इस तरह सा दिखता है क्रोमाटिड तुम्हारा खींचने के बाद, ऐसा ही कुछ दिखेगा ना। आनाफेज में तुम्हारा ये सेंट्रियोल, क्रोमोसोम कुछ ऐसे ही दिखेगा या नहीं। तो ये था मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है ना, इक्वेटर में अलाइन करके रह जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, आनाफेज में क्या होता है ना, तुम्हारा सेपरेट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर जो था उसका स्प्लिट हो गया, वहां से मतलब डिवाइड हो गया, वो क्रोमोसोम भी सेपरेट हो गया, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टेलोफेज में क्या होगा ना, तुम्हारा ये पूरा, ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये एक न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गया, इसमें उसका DNA रह गया, इसके अंदर भी DNA रह गया। अभी पूरा इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा समान दो सेल बना लेंगे,
जिसके अंदर सेम नंबर तुम्हारा क्रोमोसोम रहेगा। माइटोसिस मतलब 2n से तुम्हारा 2n जब डिवाइड होगा दो सेल में, 2n नंबर का क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, 2n मतलब ये डिप्लॉइड सेल के बात बोल रहा हूँ। और सिंपल भाषा में मैं तुमको समझाता हूँ। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पापा ने क्या किया ना, बहुत सारा मेहनत किए और ये 100 को 200 में बनाए। 200 के बनाने के बाद 100 दे दिए, 100 दे दिए तुमको और 100 दे दिए तुम्हारे भाई बहन को। एक भाई, सपोज तुम 2 भाई हो, ठीक है, एक तुमको 100 रुपये दे दे और उसको भी 100 रुपये दे दे। तो इनिशियली में उनके पास कितना था, 100। सपोज इसको मान लो 2n, ठीक है, या फिर हैप्लॉइड केस होगा तो n। तो फाइनली कितना आया माइटोसिस के बाद, वही 2n, वही 2n। अगर हैप्लॉइड सेल होगा वही n आएगा। समझ में आया या नहीं? नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि तुम्हारे पापा के पास 100 रुपये है, तुम 2 भाई हो, दोनों को ही 100 रुपया चाहिए, तो तुम्हारे पापा मेहनत किए, 200 रुपये बनाए, 200 रुपये को 100 में बांट दिए। वैसे ही 2n होता है, वो जो तुम्हारा एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहां पर 4n होता है। देन जब लास्ट को टेलोफेज के बाद इक्वली जो डॉटर सेल बनता है उसमें 2n नंबर का क्रोमोसोम रहता है, या फिर अगर हैप्लॉइड सेल होगा तो nn नंबर का क्रोमोसोम रहता है। तो यही था बेसिक तुम्हारा सेल साइकिल, तुम्हारा माइटोसिस। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे जाकर इसको और एक बार देख लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद तुम अपना एनसीईआरटी भी देख सकते हो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए माइटोसिस इतना ही। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे क्या, मेयोसिस। तो स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो, okay, and share this video with your friends. Bye.